नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ हाईवे क्लासेस में। आज की क्लास जो होने जा रही है ये परसेंटेज की लगभग पूरी लास्ट क्लास होगी। जितने भी टाइप थे वो सारे टाइप हमने कर लिए हैं, बाकी के बचे हुए टाइप है वो आज की क्लास में पूरे कर दिए जाएंगे। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जा रहे हैं, एक भी प्रकार का डाउट यहाँ पे आपको नहीं रहेगा। प्रत्येक टाइप के एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि परसेंटेज का पूरा चैप्टर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी प्रकार से हम सारे मैथ को क्लियर कर लेंगे। परसेंटेज के चैप्टर को पहले लेने का हमारा मतलब यही था कि यह अर्थमेटिकल का पूरा बेस है। अर्थमेटिकल और इसके साथ में हम आगे एडवांस लेवल की जो मैथ है उस सारी मैथ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसी चैनल पर आपको जल्द ही रीजनिंग के चैप्टर भी मिलने वाले हैं, तो आप हमारी क्लासों से जुड़े रहिए। सेशन को लाइक करते हुए चलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आगे देखते हैं रूल नंबर 19 को। रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी व्यय या खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा लॉजिक है जो सभी को पता ही होगा कि किसी व्यक्ति को जो टोटल आय होती है वो टोटल आय उसके खर्च और उसके बचत के योग के बराबर होती है। उदाहरण के लिए मान लिया जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए कमाकर 50 रुपए तो खर्च कर दिए और उसके पास 50 रुपए बच गए। जब हम खर्च किए हुए 50 रुपए को और बचे हुए 50 रुपए को जोड़ देंगे तभी उस दोनों को मिलाकर हमारे पास उसकी आय आ जाएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। हमें पता है कि रमेश की आय 60%, रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है। यहां पर मैंने लिख दिया आय बराबर जैसे मैंने आपको बताया खर्च और प्लस बचत। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक छोटा सा लॉजिक है, तो सभी को पता ही होगा। अब जो बोल रहा है कि रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है, मान लिया मैंने कि रमेश की आय है वो आय कितनी है 100% है। टोटल रमेश की आय 100% है, उसमें से रमेश 60% खर्च कर देता है। अगर 60 खर्च कर देगा, 100 में से 60 खर्च कर देगा तो मेरे पास क्या 40 बच जाएगी, 40 यूनिट बचत हो जाएगी। जब आय 100 है और खर्च है वो खर्च 60 हो जाएगा तो बच जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आय आ रही। ठीक है, आगे देखते कि अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर चाहो तो आप इसको परसेंटेज से कर लो या फिर फ्रैक्शन कर लो। हमें बताया कि किसी व्यक्ति की अगर हम आय मान रहे हैं तो अपने आप में 100% तो है। यहाँ पर बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब आय 100 से बढ़कर 120% हो जाती है। तो जो आय है ये आय 100 से बढ़कर 120% हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है ना 120%। तो 100 का 120% हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 120 आ जाएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन से भी करते हैं कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है तो आय 5 से 6 हो जाती है। तो जो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास पहले 100 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू वहां से 20 आ जाएगी, तो फिर 6 यूनिट की वैल्यू 120 आ जाएगी। कैसे भी करो आप, चाहे परसेंटेज से करो या फ्रैक्शन से करो, आंसर आपके सेम आने वाले हैं। आगे बोल रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। ये हमारे पास खर्च है, इस खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। फ्रैक्शन से करेंगे तो 10% की जो फ्रैक्शन है 1/11 मतलब 10 से 11 हो जाएगा इसका व्यय। लेकिन अगर हम परसेंटेज से करें तो 100 तो पहले अपने आप में होता ही है, लेकिन जो खर्च है आपको 10% बढ़ा दिया गया तो खर्च 110% हो जाएगा। 60 का 110% हो जाएगा, 60 का 110% हमारे पास 66 होता है, बिल्कुल होता है। अब हमें नहीं दे रखा है कि बचत कितना हो रहा, लेकिन हमें पता है कि अगर कुल आय में से खर्च निकाल दूंगा मैं तो जो बचेगा वो बचत ही होगी। तो कितनी हो जाएगी, 10 में 6 गया तो 4 और 11 में से 6 गया तो 5, तो 54 यूनिट की यहाँ पर बचत हो रही है। और ये यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी बचत में परसेंटेज की वृद्धि कितनी हुई, यहाँ
यहाँ पर 40 था तो बढ़कर 54 हो गया। तो 40 तो पहले था ही, लेकिन 40 के ऊपर कितने बढ़ गए? 14 बढ़ गए क्या? हाँ बिल्कुल 14 बढ़ गए। तो परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और ये 7, ये 2, यहाँ से इसको और काटने में 5 बार, तो 7 बचे 35। यहाँ पर इसकी बचत में 35% की वृद्धि हो जाती है। इसी रूल में नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है कि राजू अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसके खर्च में 20% की कमी कर दी जाए और बचत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चलो देखते हैं हम। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लिख दिया आय, और हमें बताया कि जो आय है ये आय खर्च और बचत के योग के बराबर होता है। खर्च और बचत के योग के बराबर होता है। यहाँ पर इसने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया। यदि आय 100% मान ले तो जो खर्च अगर 75% है तो बचत कितनी हो जाएगी? 25% बचत हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल 25% बचत हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि खर्च में 20% की कमी कर दी जाए। 20% की कमी करने का मतलब ये है कि जो 20% की यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, 20% की फ्रैक्शन है 1/5 की। अगर खर्च पहले 5 था तो यहाँ पे कमी की जा रही है 5 में 20% की कमी मतलब 1 की कमी। तो अगर पहले खर्च 5 था तो अब खर्च 4 हो जाएगा। पहले खर्च 5 यूनिट का मतलब पहले 75 था, 5 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 5 75 15 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 15 तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 चौका 60 हो जाएगी बिल्कुल यहाँ पर। और आगे बोल रहा है कि बचत में 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 20% की फ्रैक्शन हमें पता है। आगे की जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो हम फ्रैक्शन से करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। अगर पहले की बचत में 5 मान लो और बचत में 20% की वृद्धि हो रही है और 5 का 20% 1 है बिल्कुल है, तो 5 में 1 की वृद्धि कर दी तो 6 हो जाएंगे। मतलब बचत जो पहले 5 थी अब वो 6 हो जाएगी। पहले 5 थी का मतलब 5 यूनिट बराबर 25 है यहाँ पर, तो 1 यूनिट बराबर 5 का भाग दे देंगे 5, 1 यूनिट बराबर 5 आ गई तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 पंचो 30 बिल्कुल आ गई। खर्च आ गया 60 और बचत आ गई अब 30। तो खर्च और बचत को जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पर जो 90 आ रहा है ये 90 उस व्यक्ति की कुल आय हो जाएगी। यदि उसके खर्च में वृद्धि कर दी जाए और बचत में वृद्धि कर दी जाए तो इन दोनों को मिलाकर जो 90 आ रहा है वो इसकी आय हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे सीधा सा पता चल रहा है कि जो आय में है 100 से 90 हो गई तो कमी आ रही है। पहले अगर आय 100 थी तो अब 90 हो गई मतलब 10 का कमी आ गई, 10 की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई तो 100% पे कितने की कमी आएगी? परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल और यहाँ पर 10% की कमी आ गई। व्यक्ति की आय में 10% की कमी आ गई। इस रूल का एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं। चलो यहाँ पे दिया गया है कि रवि की आय और बचत का अनुपात 25:9 है। अगर बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाता है और खर्च में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आय में 2800 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी रवि की प्रारंभिक बचत हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर हमें पता है आय बराबर क्या होता है? आय बराबर हमें पता है खर्च और बचत इन दोनों का योग होता है, बिल्कुल होता है। हो गया। अब बोल रहा है कि आय और बचत का अनुपात, ये आय है 25 अनुपात बचत 9। इन दोनों से हम खर्च निकाल लेंगे आसानी से। आय में से जो बचत है वो माइनस कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर खर्च आ जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ के देख लो 25 आएगा, ये हमारी आय होगी। आगे बोल रहा है कि अगर बचत में 1/3 भाग की वृद्धि कर दी जाए, बचत ये है हमारी 1/3 भाग की वृद्धि करने का मतलब ये है कि जो 1/3 है ये 3 तो मूल वैल्यू है ओरिजिनल नंबर की। अगर बचत 3 थी तो उसमें ये 1 की वृद्धि कर दी
4 तो 4 हो जाएगा बिल्कुल। ये 9 है तो 9 को 3 से 4 कर दिया जाता है, 1/3 की वर्ती कर दी जाती है, तो 3 से कट गया 3 और 4 दी 12। या तो आप ऐसे कर लो, या हमें बोल रहा है कि बचत में 1/3 भाग की वर्ती कर दी जाती है। बचत हमारे पास 9 तो है और 9 का 1/3 भाग कितना होता है, 9 का 1/3, 3 से 3 कट गया और यहाँ पर हमारे पास 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। मतलब बचत में 1/3 भाग की वर्ती करने का मतलब है कि 3 की वर्ती कर देना। 9 तो है, 3 की वर्ती करेंगे तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी, बचत हमारी 12 हो जाएगी बिल्कुल। आगे बोल रहा है कि खर्च में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। इस खर्च में 25% मतलब 1/4 की वृद्धि कर दी जाती है। 16 का 1/4 हमें निकालना है। इस 16 का 1/4, 4 से कट गया, 4 आ गया। खर्च में 25% की वृद्धि करने का मतलब है 16 तो भाई और 4 की और वृद्धि कर दी जाती है, तो 16 और 4 20। 25% की वृद्धि करने के बाद में जो हमारा खर्च है ये खर्च हो जाएगा 20। अब बचत और खर्च को जब जोड़ेंगे तो आय आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास आय आ गई। लेकिन जो हमारे पास आय पहले थी 25 और अब हो गई 32। कहने का मतलब ये है कि इसमें 7 यूनिट की वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रश्न तो हमें बोल रहा है कि 2800 रुपए की वृद्धि हुई है, तो जब 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे दी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 2800। बिल्कुल 7 यूनिट की वैल्यू 2800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 चौक 28, 400। 400 रुपए हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है और प्रश्न हमें पूछ रहा है कि उसकी प्रारंभिक बचत क्या है। प्रारंभिक बचत ये हमारी, देखो बचत पहले तो 9 थी, वृद्धि करने के बाद में 12 हुई है, लेकिन हमें बचत यहाँ पर प्रारंभिक बचत पूछी है, तो प्रारंभिक बचत कितनी है, 9। अब हमें 9 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 9 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने 9 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 चौके 36, 2 जीरो आ गए। यहाँ पर जो 3600 रुपए हो जाएगी इसकी प्रारंभिक बचत। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए रूल की ओर। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, यहाँ पर देखना, ताजे फलों में 60% पानी है लेकिन सूखे फलों में 20% पानी है, तो 60 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ताजे फल और सूखे फल इन दोनों में फेर बदल होता है सिर्फ पानी का, और एक चीज हमेशा इन दोनों में कांस्टेंट रहती है, जो सूखी चीज बचती है पानी को निकालने के बाद में, जो छिलका, बीज या इनके अंदर और दूसरी खाने की चीज है फलों में, वो चीज हमेशा दोनों में कांस्टेंट रहती है। उसी के आधार पर ये वाले सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लूं ताजे फलों की। ताजे फलों की अगर बात करें, ताजे फल, यहाँ पर ताजे फलों में मेरे पास जो पानी है, ये ताजे फलों में पानी कितना है, 60% पानी है। बाकी का जो भाग क्या है, छिलके, बीज या और दूसरी इनके अंदर जो खाने की चीज है वो चीज कांस्टेंट है। पानी को निकाल देंगे तो वो चीज ही बचेगी और उस चीज को हम पल्प बोल देते हैं, यहाँ पे PULP। ये जो पल्प है ये इसमें कांस्टेंट है और वो पानी को निकालने के बाद में बच जाएगा, वो 40% ही तो बचेगा। आगे जब हम बात करें सूखे फलों की, यहाँ पर भी वही चीज है, सूखे फल। सूखे फलों में क्या होता है, पानी सूख जाता है और बच जाता है कितना, यहाँ पर दे रहा है कि 20% पानी बचता है। यहाँ पर सूखे फलों में जो पानी है ये पानी कितना है, 20% पानी है, तो बचा हुआ जो पल्प होगा वो कितना परसेंट होगा, वो 80% हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल ये 80% हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनमें जो पल्प है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे फलों को सूखा दो या गीला रख दो, इनमें ये हमेशा चीज कांस्टेंट रहेगी। आगे बोल रहा है कि 60 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो 60 किलोग्राम फल है ना, ये 60 किलोग्राम फल, इन 60 किलोग्राम फलों में 40% पल्प है। 40% मान लिया आपने, 40% पल्प, 60 किलोग्राम टोटल 60 किलोग्राम फलों में 40% पल्प है, तो यहाँ पर इनका कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकते, ये मैंने चीज अक्स मान ली।
और जो सूखे फल होंगे उनमें पल्प कितना होगा, तो सूखा भाग होगा उसमें पल्प होगा 80%। 80% मैंने ये चीज आपको बताई कि जो पल्प होगा वो हमारे पास यहाँ पर निश्चित होगा, चाहे सूखे फल हो या फिर गीले या फिर ताजा फल हो। 60 किलोग्राम में 40 है तो कितने किलोग्राम फलों में 80% पल्प होगा। तो मेरे पास अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने अक्स को तो यहीं पे रखा और बाकी 40% सीधा इधर चल रहा है मेरे पास और 60 किलोग्राम फल चल रहे हैं, तो ये 80 इसके नीचे आ जाएगा 80%। ये 40% से 80% 2 बार कैंसिल हो गए और 2 से 60 को 30 बार कैंसिल कर दिया। तो जो अक्स का मान आ रहा है वो अक्स का मान 30 किलोग्राम आ रहा है। हाँ बिल्कुल 30 किलोग्राम आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 60 किलोग्राम ताजे फल थे जिनमें पानी भी था, अगर उनको सूखा दिया जाता है तो पानी सूखने के बाद में जो सूखे फल बन जाते हैं वो सूखे फल कितने होंगे, 60 किलोग्राम के 30 किलोग्राम बन जाएंगे। इसी रूल में अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हम हल करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार के प्रश्नों को एक और टाइप से करना हम सीखेंगे, लेकिन पहले वाले टाइप से ही हम इन्हें करते हैं एक बार। यहाँ पर दिया गया है कि एक तरबूज है, ताजा तरबूज है, उस तरबूज में 80% पानी है, लेकिन कुछ समय बाद में उसका वाष्पीकरण हो जाता है और पानी जो बचेगा वो 20% रह जाता है और उस तरबूज को सूखने के बाद में वाष्पीकरण होने के बाद में वो उसका वजन होता है वो कम होकर 25 किलोग्राम हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ताजे तरबूज की बात करें तो जो ताजा तरबूज होगा उसमें जो पानी की मात्रा होगी वो पानी की मात्रा 80% होगी। उसके बाद में जो उसका पल्प बचेगा या फिर उसको हम छिलका बोलते हैं, तो जो छिलका रहेगा वो 20% रह जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 20% रह जाएगा। और सूखने के बाद में बात करें हम, सूखने के बाद यहाँ पर पानी जो बचता है वो 20% रहता है, सूखने के बाद जो पानी है वो 20% है। तो छिलका या पल्प की जिसकी बात करें हम वो 80% रह जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल ये 80% रहेगा। और मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी, जो पल्प या छिलका है वो इसमें कांस्टेंट रहता है, वो वाष्पीकरण होता है तो सिर्फ पानी का होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उसका जो वजन है सूखने के बाद में, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने किलोग्राम ताजे फल थे, कितने किलोग्राम ताजे फल थे, उनमें जो छिलका कांस्टेंट है वो 20% है, लेकिन सूखने के बाद में मुझे इनका वजन पता चल गया कि 25 किलोग्राम है। 25 किलोग्राम जिनमें जो छिलके फल की मात्रा है वो 80% है, हाँ बिल्कुल 80% है। तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, 20% को इन दोनों में डिवाइड में ले जाता हूँ और 20% ले करके 4 बार, तो अक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 किलोग्राम। तो जो ताजा 100 किलोग्राम का तरबूज था उसका वाष्पीकरण होने के बाद में वो 25 किलोग्राम का हो गया। अब हम इसको एक दूसरी तरीके या फिर दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। इसी तरीके में हम ये चीज तो हमें पता ही होती है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो छिलके की या पल्प की होती है। यहाँ पर हमारे पास देखो ताजे तरबूज के बारे में बात की जा रही है। ताजे तरबूज में जो पानी है वो पानी कितना है, 80%, बिल्कुल 80% है। और छिलका कितना है, बचा हुआ वो छिलका ही होगा, 20% छिलका होगा। मैं अगर इसको 20 से क्रॉस कर दूं तो 1:4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। फिर मैं बात करता हूँ सूखे फल की, सूखे तरबूज की। सूखे तरबूज में जो 20% तो पानी रहेगा, लेकिन और जो बचा हुआ भाग रहेगा वो क्या होगा, छिलका रहेगा। फिर इसको मैं 20 से काट दूं तो 1:4 आ जाएगा क्या मेरे पास यहाँ पर ताजे फलों का अनुपात आ रहा है, पानी और छिलके का 4:1 और सूखे फलों का 1:4। क्या मुझे पता है कि छिलका है वो छिलका तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अनुपातिक तौर से यहाँ पर क्या कर दिया गया, 4:1 आ गया और यहाँ पर 1:4। तो मुझे तो पता ही है कि छिलका कांस्टेंट है, तो मैं इसको कांस्टेंट ही कर देता हूँ दोनों को बराबर। और बराबर करने के लिए मैंने इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो क्या प्राप्त, ये ताजा और ये सूखा। पानी की जो मात्रा है वो 4 4 16 और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये मेरा चल रहा है 1:4। ये वाला आ गया
देख लो यहाँ पर छिलके की मात्रा मेरे पास कांस्टेंट आ गई। बाद में बोल रहा है कि जो सूखने के बाद में टोटल वजन है, जो थोड़ा सा बचा हुआ पानी और बाकी छिलका, उस टोटल का जो वजन है वो 25 किलोग्राम रह जाता है। तो जो 1 और 4 जो 5 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को 25 किलोग्राम दे दी। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 5 किलोग्राम आ गई। आगे मेरे पास 5 किलोग्राम 1 यूनिट की वैल्यू। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है कि सूखने से पहले जो ताजा था तरबूज, उस ताजा तरबूज का वजन कितना था। मेरे को यहाँ पर देख लो, ये ताजा तरबूज में पानी की 16 यूनिट और 4 यूनिट छिलके की, तो टोटल मिलाकर जो 20 यूनिट है, ये 20 यूनिट इसका प्रारंभिक वजन है। तो प्रारंभिक वजन 20 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। यहाँ पर हमें प्रश्न में देख रहा है कि चीनी और पानी के घोल में चीनी की मात्रा 20%, कुछ समय बाद में 7 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाता है, तो चीनी की मात्रा 40% हो जाती है। तो मिश्रण में प्रारंभ में मात्रा क्या थी, मिश्रण की मात्रा, टोटल मिश्रण की प्रारंभ में मात्रा में ज्ञात करनी है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज का वाष्पीकरण होता है तो उसमें मिले हुए पानी का जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड का ही वाष्पीकरण होता है, उस मटेरियल का वाष्पीकरण नहीं होता। देखते हैं यहाँ पर कैसे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि मिश्रण है, एक मिश्रण है, मान लिया मैंने एक पात्र है, इस पात्र में एक मिश्रण मान लिया, और इस मिश्रण में क्या दिया गया है, चीनी और पानी का मिश्रण है। चीनी और पानी के मिश्रण में जो चीनी है ना, इसमें चीनी कितनी है, 20%, 20% चीनी है, और वाष्पीकरण हो जाता है। बाद में जब इसका वाष्पीकरण हो जाता है, इस मिश्रण का वाष्पीकरण होने का मतलब इसमें से पानी निकल जाता है, तो जो चीनी की मात्रा है वो चीनी की मात्रा 40% हो जाती है। चीनी है तो उतनी, लेकिन अनुपातिक तौर से जो परसेंटेज मान है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, मान लो आपने चाशनी बनाने के लिए क्या किया, चीनी और पानी को मिला दिया। स्टार्टिंग में वो क्या थी, बहुत पतली थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको गर्म करते हुए चला, वैसे वैसे क्या होता गया, पानी का तो वाष्पीकरण होता चला गया, लेकिन जो चीनी थी उसका थोड़ी ना वाष्पीकरण होगा, वो तो उस पात्र में ही रहेगी। तो पानी उगता गया और बाकी बचा हुआ जो घोल था वो गाढ़ा होता गया। इसी प्रकार से जो चीनी हम बोलेंगे वो ज्यादा गाढ़ी होती चली गई। अब इसमें जो 20% से 40% मात्रात्मक तौर में बढ़ता है, हालांकि दोनों पात्र में चीनी है बराबर। आगे क्या दे रहा है, तो चीनी की मात्रा 40% हो जाती है। तो मिश्रण का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता कि इसमें जो प्रारंभिक मिश्रण है इसका जो आयतन है वो कितना है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसका आयतन कितना मान लिया, V आयतन मान लिया। अब V आयतन में 20% चीनी है, ये चीनी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो 7% मिश्रण का वाष्पीकरण हो गया, मतलब 7% पानी वाष्पीकरण हो गया। तो आयतन में से 7% मैंने माइनस कर दिया पानी को। ये बचा हुआ जो मिश्रण है, इस मिश्रण में जो चीनी की मात्रा है वो 40% है। मैंने बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया है कि दोनों तरफ जो चीनी का कांस्टेंट मान तो सेम रहेगा, परिवर्तन सिर्फ पानी का होगा। यहाँ पर पानी 7% ज्यादा था, लेकिन पानी का वाष्पीकरण हो गया, और वो वाष्पीकरण होकर 7% पानी की कमी आ गई। अब हम देखते हैं 20% बराबर 40% इंटू आयतन माइनस 728। ये हम यहाँ पे इसको परसेंटेज को परसेंटेज से हटा देते हैं। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, 40V, इधर 20V, इस 20V को इधर भेजते हैं तो 40V माइनस 20V, और ये 280 को इधर भेज देते हैं तो ये 280। तो ये मेरे पास इधर 20V बच गए, 20V, और ये इधर 280V। तो जो आयतन है वो आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने 280 में इस 20 का भाग दे दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 14 लीटर। जो प्रारंभ में आयतन था, प्रारंभिक आयतन कितना था इसका, मिश्रण का आयतन था वो 14 लीटर था। इसी रूल में कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तथा शेष दूध है, मिश्रण में कितना पानी और डाल दे
ताकि जो दूध का परसेंटेज मान है वो कम होके 50% हो जाए। यहाँ पर बात वही है, मैंने आपको बताया अगर किसी चीज का वाष्पीकरण करते हैं या किसी चीज में पानी डालते हैं तो उस मटेरियल है ना वो उसका परसेंटेज मान तो सेम रहता है, वो चीज हमेशा सेम रहती है। जो फेर बदल हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है वो वहां पे लिक्विड जिसमें हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं उसका ही फेर बदल हो रहा है। आप एक प्रैक्टिकल के द्वारा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मान लो आपने किसी गिलास में 2 चम्मच चीनी की डाल ली और उसको आपने अच्छे से मिला लिया, तब आप उसको चखे देखिए मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं फिर चखने के बाद में उसमें जो मिठास होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्या आपने उसमें से चीनी बाहर तो नहीं निकाल दी? नहीं, आपने क्या परिवर्तन किया? आपने परिवर्तन सिर्फ इतना ही किया कि आपने उसमें पानी और डाल दिया। तो पानी डालने से उसका जो परसेंटेज वैल्यू है, जो परसेंटेज मान है उसमें परिवर्तन आता है, न कि उस चीनी के मटेरियल में परिवर्तन आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 100 लीटर है, 100 लीटर मिश्रण में जो पानी की मात्रा है, यहाँ पर 100 लीटर मिश्रण है, इस 100 लीटर मिश्रण में जो पानी है वो पानी कितना है? 10%। बाकी क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ भाग है वो हमारे पास दूध है। 10% पानी है तो बचा हुआ 90% भाग दूध हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दे, इस मिश्रण में कितना पानी मिला दे ताकि जो दूध का परसेंटेज वैल्यू कम होके 50% हो जाए। जब मेरे पास 100 लीटर है, 100 लीटर मिश्रण में जो दूध है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे? दूध। फेरबदल सिर्फ पानी में किया जा रहा है, तो 100 लीटर में 90% दूध है, तो 100 लीटर में और कितना पानी मिला दूं वो पानी मुझे नहीं पता, तो मैंने V आयतन का पानी मान लिया कि मैंने V लीटर पानी मिलाया है इसमें 100 लीटर में। जब V लीटर पानी मिला दूंगा तो दूध का जो परसेंटेज मान है वो 90 से घटकर 50 हो जाएगा। ऐसा ही हमारे पास प्रश्न में दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस V लीटर पानी की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, 90 बराबर 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5000 प्लस 50 V, ये यहाँ पर 2000 हो गए। इस 5000 को हम इधर ले लेते हैं बराबर 50 हमारे पास 50 की ऐसा कैसा बचा है, तो यहाँ पर 9000 से 5000 निकाल लेंगे 4000, तो 50 की ऐसा ही आया। तो V बराबर 50 का यहाँ पर भाग लगा देंगे हम, तो 5 अंटे 40 और ये 80 लीटर पानी अगर हम और मिला देते हैं तो हमारे पास जो दूध होगा वो दूध 90% से घट कर 50% हो जाएगा। उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो पानी मिलाने से कम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि 40 लीटर का कोई मिश्रण है, इस 40 लीटर मिश्रण में 10% हमारे पास पानी मिला हुआ है, तो नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। हम इस मिश्रण को दूध और पानी का मिश्रण मान लेते हैं, दूध और पानी का मिश्रण मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 40 लीटर है, 40 लीटर का वो मिश्रण है, इस 40 लीटर मिश्रण में जो पानी है, इस पानी की वैल्यू कितनी है? 10%, और ये दूध की वैल्यू कितनी है? बची हुई 90%। दूध की वैल्यू 90% बच गई। अब आगे बोल रहा है कि पानी को 20% रखने के लिए, पानी को 20% रखने का मतलब क्या है? 80% दूध रखना। दूध जब पानी को 20% रखने का मतलब ये है कि बचा हुआ जो भाग है 80%, तो वो हमें दूध का रखना है। तो जब 40 लीटर में 90% दूध है, 40 लीटर में 90% दूध है, तो कितना लीटर इसमें और पानी मिला है? यहाँ पर दूध की परसेंटेज वैल्यू कम होगी, इसका मतलब हमने यहाँ पर 20 लीटर पानी मिलाया है, तब जाकर जो दूध का परसेंटेज वैल्यू है वो 80% हो जाता है, तो 80% रह जाए। दूध जो 40 लीटर में 90% था, वो कितना पानी मिलाने के बाद में 80% हो गया, वो क्या करना है? परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं। 9 चौके 3600 बराबर 8 चौक 3200 और प्लस 80 भी आ गया। ये हम इससे में 3600 में 3200 इधर लाके माइनस कर देते हैं, 400 बराबर 80 भी, तो
जो वी आयतन की वैल्यू आ रही है इसमें 1 0 से कैंसिल, 8 का भाग देंगे और 5, तो 5 लीटर अगर मैं पानी मिला दूं, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो जो पानी की परसेंटेज वैल्यू है वो 20% रह जाएगी। इसका मतलब 80% दूध इसमें रह जाएगा। रूल्स को आगे बढ़ाते हुए हम रूल नंबर 21 में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अगर 20% लड़के परीक्षा में पास होते हैं तथा 40% लड़कियां परीक्षा में पास होती है तो कुल मिलाकर कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास होते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं और उसके बाद में हम इसको ट्रिक से सोल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो बॉयज अनुपात गर्ल्स है, बॉयज अनुपात जो गर्ल्स दिया हुआ है हमारे पास, बॉयज अनुपात गर्ल्स कितना है 3:2 है। मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको राउंड फिगर में चेंज कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर 100 से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 बॉयज है। अनुपात को मैंने चेंज कर दिया कि किसी अनुमानित वैल्यू में चेंज कर दिया कि 300 बॉयज है और 200 गर्ल्स है। तो टोटल मिलाकर कुल कितने हैं हमारे पास 500 विद्यार्थी है। 300 और 200 500 विद्यार्थी है हमारे पास। तो आगे बोल रहा है कि अगर 20% लड़के परीक्षा में पास होते हैं तो बॉयज है इनका 20% पास हो जाता है। 300 का 20% 60 हो जाएगा क्या? हाँ, तो 60 जो विद्यार्थी है बॉयज में वो पास हो जाते हैं और 40% गर्ल्स 40% गर्ल्स परीक्षा में पास होती है। क्या 200 का 40% 80 होता है क्या? हाँ, तो 80 गर्ल्स और 20 और 60 बॉयज परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 140 विद्यार्थी जब परीक्षा में पास हो रहे हैं और कुल विद्यार्थी हमारे पास 500 है तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। 500 विद्यार्थियों में से कुल 500 विद्यार्थियों में से 140 विद्यार्थी पास होते हैं तो परसेंटेज वैल्यू के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हम किसी परीक्षा में परसेंटेज निकालते हैं उसका परिणाम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो दिया हुआ टोटल वैल्यू है सारे पेपर्स में कुल पूर्णांक कितना है वो नीचे लिखते हैं और जो हमने अचीव किया है वो वाला ऊपर और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज निकालते हैं। ये वाला यहाँ पे है जो दिया गया है, हमें बताया टोटल विद्यार्थी 500 है और उनमें से 140 पास हो गए तो परसेंटेज में वैल्यू के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का 140 में भाग देते हैं, 5 दूनी 10 और 8 बचे 40। तो टोटल कुल 500 में से 28% विद्यार्थी हैं ये परीक्षा में पास होते हैं। ये वाला मेथड हमने लगाया है समझने के लिए। अगर आप इस मेथड से करना चाहो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इससे भी फास्ट मेथड से अगर करना चाहो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर हमें वहां पर क्या होगा कि जो परसेंटेज मान है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि बॉयज अनुपात गर्ल्स, बॉयज अनुपात गर्ल्स हमें 3:2 दे रखा है बिल्कुल। और बोल रहा है कि 20% लड़के पास होते हैं। यहाँ पर जो लड़के होंगे वो 20% पास हो जाएंगे और जो गर्ल्स है वो 40% गर्ल्स पास होंगी बिल्कुल। क्या मैं कॉमन चीज देखूं इसमें? तो क्या देखूं कि 20% बॉयज पास हो रहे हैं साथ ही 20% गर्ल्स भी पास हो रही है, लेकिन जो 20% एक्स्ट्रा गर्ल्स पास हो रही है उनको देखते हैं। अगर एक यूनिट में 20% एक्स्ट्रा आ रहा है तो टोटल अगर मैं अनुपात 2 के लिए क्या करूं? यहाँ पर तो 1 के लिए 20% एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पर तो 2 है, इन 2 के लिए कितना हो जाएगा? टोटल 40% एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल 40% एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या मैं इस 40% को 2 और 3 इन पांचों में बराबर बांट दूं? इन पांचों में बराबर बांट दूंगा तो मेरे पास इनका जो परसेंटेज वैल्यू है पास वो आ जाएगा। तो मैंने क्या किया 40 को इन पांचों में बांट दिया, बराबर बांटने के लिए 5 का भाग दे दिया और 8 बचे 40। 8% सभी के हिस्से में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक के हिस्से में जो कम वाली वैल्यू है, दोनों परसेंटेज दी हुई होगी हमें, जो कम वाली वैल्यू है उसमें ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है जो समान बांटने वाला सॉल्यूशन, ये इस कम वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो 8% यहाँ पर हमने ऐड कर दिया तो टोटल यहाँ पर हमारे पास आ गया 28% पास हुए हैं।
अब इसी रूल का दूसरा टाइप हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है। पहले भाग में 75 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी ने 64% अंक प्राप्त किए तथा दूसरे भाग में से 76% अंक प्राप्त किए, तो ओवरऑल परसेंटेज हमें पता करना है कि उस विद्यार्थी ने ओवरऑल परसेंटेज कितना प्राप्त किया है। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो प्रश्न है हमारे पास, टोटल प्रश्न दिया गया है 150 है। इसका एक भाग हमें पता है 75% है। जब एक भाग 75% है तो बचा हुआ जो दूसरा भाग होगा वो इसमें से माइनस करने पर 75 ही प्राप्त होगा। दोनों भाग हमारे यहाँ पे 75 के आ गए। तो दूसरे ये पूछ रहा है, बता रहा है कि 64% अंक प्राप्त करता है। पहले भाग में 64% अंक प्राप्त करता है और दूसरे भाग में 76% अंक प्राप्त करता है। अब 75 का 64% कैसे निकालूंगा मैं, कितना टाइम लगेगा, वो वाला मेथड हमें अपनाना ही नहीं है। सीधा सा इनको काट के हमने रेशियो में चेंज कर दिया है। और रेशियो कितना आया हमारे पास 1:1। तो क्या मैं इसको राउंड फिगर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो मेरे पास 100 और 100 इधर, तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न हो गए। प्रश्न में हमें 150 दिया गया था, लेकिन प्रश्न को सरल बनाने के लिए आंकड़े मैंने यहाँ पर कुछ चेंज कर दिए। और वो चेंज इस प्रकार से किए कि रेशियो में चेंज कर लिया और इनको राउंड फिगर में चेंज कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। 100 का 64% हमने सीधा से निकाल लिया कि 64 प्राप्त होगा, और 100 का जो 76% है वो भी हमने सीधे से निकाल लिया कि इस प्रकार से प्राप्त हो। अब जो टोटल अंक हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, टोटल अचीव कितने किए हैं, 76 प्लस 64, 6014, तो 140 अंक क्या हमने प्राप्त कर लिए, कितने में से, 200 में से। तो जब 200 में से 140 अंक प्राप्त कर लिए तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, 2 से 2 और 70%। तो टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज आई है हमारे पास वो 70% आ गई है। अब हम इसको एक ट्रिक से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ओवरऑल जो टोटल पर्सन है परीक्षा के पेपर में तो वो कितने हैं, 150% दिए गए हैं, जिसका एक भाग तो 75% है, तो बचा हुआ भाग भी 75% ही होगा। दोनों को मिला के ही तो 150% होंगे। आगे हमें सिर्फ एक चीज तो करनी होगी, इन दोनों को अनुपातों में परिवर्तित कर लेते हैं। अनुपातों में परिवर्तित करने के बाद में हमें यहाँ पे बोल रहा है कि पहले भाग में तो 64% अंक प्राप्त करता है और दूसरे भाग में 76% अंक प्राप्त करता है। हमें अभी यहाँ पर एक का 64% और एक का 76% नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये देखना है अभी यहाँ पर जो वैल्यू है कि छोटी वाली वैल्यू को लेना है हमेशा। 64 से जो 76 है वो कितने अधिक है मेरे, क्या 12% अधिक है। 64 से जो 76 है वो 12% अधिक है। ये 12% अधिक कितनों के पास है, यहाँ पर तो 1:1 है। ये अनुपातिक वैल्यू कुछ भी दी हुई आ सकती है, 7:3, 8:4, कुछ भी दिया हुआ आ सकता है। अब ये तो जो 12% अधिक है वो 1 के पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12% अधिक हो जाएगा। कुल मिलाकर 12%। अगर यहाँ पर 7:3 दिया हुआ होता तो ये जो 12% अधिक था वो 3 के लिए निकालना पड़ता और टोटल मिलाकर 36% अधिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही है तो 12%। अब जो ये 12% अधिक आए हैं, 64 तो बराबर मान लिए, लेकिन 64 से जो 76 अधिक आ रहे हैं वो सिर्फ एक के पास में है। अगर जो 12% अधिक आए हैं मैं इन दोनों में समान रूप से बांट दूंगा तो क्या ओवरऑल परसेंटेज प्राप्त हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो जो 6% आ रही है तो वो दोनों में मैं बांट दूं तो यहाँ पे हमारे पास बराबर परसेंटेज प्राप्त होती है। तो 64% तो पहले थी, लेकिन अब 6% एक्स्ट्रा और आ गई है, तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर 70% प्राप्त हो। एक और प्रश्न करते हैं हम इस रूल में। प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में 4 विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित और सामान्य अध्ययन, उनके कुल अंक क्रम से 120, 100, 80 और 50 है। एक विद्यार्थी ने एक विषय में क्रम से 65%, 67%, 70% और 67% अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी को कुल मिलाकर कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, यह हमें पता करना है। चलो प्रश्न को धीरे धीरे सोल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया अंग्रेजी विषय, आगे हिंदी विषय,
फिर लिख दिया गणित से, और ये है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। ये 4 विषय है हमारे पास। बोल रहा है कि कुल अंक है जो इन विषय के वो 120, 100, 80 और 50 है। क्या मैं इनको रेशियो में चेंज करने के लिए 1 1 0 10 से डिवाइड कर दूं, 1 1 0 हटा दूं, तो इनका रेशियो 12, 10, 8 और 5 आ जाएगा बिल्कुल। आगे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने, ये तो है पूर्णांक मान लेते हैं हम इनको, पूर्णांक, तो पूर्णांक को हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। फिर बोल रहा है कि प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना है, 65%, 67%, 70% और फिर 67% अंक इनमें प्राप्त करता है। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि 12 का 65% निकालेंगे, 10 का 67%, ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते, और करेंगे कि तो प्रश्न इतना जटिल हो जाएगा कि बाद में इसका आंसर आना बहुत जटिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से ऐसे देखेंगे कि कौन से परसेंट कम है। क्या 65% इन सब में से कम है? हाँ बिल्कुल कम है। तो क्या ये 67% जो है ये इससे 2 अधिक है क्या? हाँ बिल्कुल ये 2 अधिक है। और ये 2% कितनों के पास अधिक है? 10 के पास अधिक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मिलाकर 20% अधिक हो गए इनके पास, हिंदी वालों अंकों के पास कुल मिलाकर 20% अधिक हो गए। फिर 65 और 70 की तुलना करते हैं। यहाँ पर तुलना की तो मुझे पता चला कि ये 70 है, ये 65 से 5% अधिक है। तो 5% जो अधिक है ये कितनों के पास अधिक है? 8 के पास अधिक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40% अधिक आ गया। टोटल यहाँ पर 40% अधिक है। फिर हम इस 65 की तुलना वापस 67 से करते हैं, जो 2 अधिक है, और ये 2 5 के पास अधिक है। तो टोटल मिलाकर 10% अधिक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि कुल मिलाकर कितना परसेंट अधिक आ रहा है। 10 और 40 50 और 20 70, तो कुल मिलाकर जो 70% अधिक आ रहा है, इस 70% को क्या मैं इन सभी को मिलाकर बराबर बराबर दे दूं तो ओवरऑल हमारे पास जो परसेंट होगी वो आ जाएगी। क्या मेरे पास ये व्यक्ति कितने हैं? 12, 10 22 और 8 30 और 5 35। क्या 35 को बराबर बराबर दूंगा तो यहाँ पर 2% आ जाएगा। 2% में 2% सभी को दे देता हूँ, तो यहाँ पर जो आएंगे वो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। मेरे पास जो यहाँ पर जो ओवरऑल आंसर प्राप्त हो रहे, ये मुझे हमेशा इस कम वाली वैल्यू में ऐड करना होता है, प्लस 2%, तो 67% इसके ओवरऑल जो परसेंट आ रहे हैं वो 67% आ रहे हैं। अब हम एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। पहले भाग के 125 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी ने 64% अंक प्राप्त किए, तो बताओ दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे ताकि जो ओवरऑल परसेंट है वो 70% प्राप्त हो जाए अंक। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल 70% दे ही रखा है, तो हम इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। हमें टोटल प्रश्नों की संख्या दे रखी है 250 है, जिसमें एक भाग अगर 125 है तो बचा हुआ दूसरा भाग भी 125 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो हमें रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने काट दिया और 1:1 के रूप में मुझे इसका रेशियो प्राप्त हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि पहले भाग में 64% अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इसने 64% अंक प्राप्त कर लिए। बाद में बोल रहा है कि दूसरा भाग अभी बाकी है, इस दूसरे भाग में कितने परसेंट अंक प्राप्त करें ताकि इनका जो ओवरऑल परसेंटेज हमें दे रखा है 70% वो प्राप्त हो जाए हमें आसानी से। क्या करेंगे, ये चीज तो हो चुकी, ये घटना घट चुकी है, हमें इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। मान लो जैसे आपको कोई एग्जाम है, उसमें फर्स्ट पेपर तो आपका लग चुका, अब उसमें आपने कम परसेंट, आपने ऐसे सोचा कि इसमें कम परसेंट बने, तो अगर आपको ज्यादा करना होगा तो फेर बदल करने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी, जिससे दूसरे पेपर में आप ज्यादा नंबर प्राप्त कर सको। उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे तो 70% तो प्राप्त करना ही है ओवरऑल, तो दोनों में 70%, ओवरऑल 70% के लिए क्या कम रह गया, क्या दोनों में 70 नंबर आते तो 70% प्राप्त हो जाते क्या? हाँ बिल्कुल। तो 70 नंबर तो यहाँ पे लाने ही है, और ज्यादा कितने और लाने हैं ताकि कुल मिला के 70% हो जाए। इसके जो 70 में से कम पड़ रहे हैं वो ये और ले आए तो कुल मिला के 70% हो जाएगा हमारा।
तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, 6% कम पड़ रहा है। ये 6% अगर ये ले आए तो यहाँ पर इन दोनों का मिलाकर अगर ये 76% अंक ले आए तो इनका और हो जाएगा ना, तो वो 70% आसानी से हमारे पास परसेंटेज। इसी के साथ परसेंटेज का हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लासों में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा तो पता चल ही गया होगा कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार के कोई रूल्स याद नहीं करने होंगे। इसी प्रकार से हम अर्थमेटिक की पूरी जब मैथ पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको यही पता चलेगा कि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई फॉर्मूलों का यूज नहीं होता। एक पर्सनल लॉजिक के साथ में हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए और सभी को शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।